नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। अब तक के वीडियोज़ में हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास तथा हिंदी के विविध रूपों का अध्ययन किया था। आज हम हिंदी भाषा की लिपि यानी देवनागरी लिपि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। लिपि होती है किसी भाषा का लिखित ध्वनि संकेत, यानी किसी भी भाषा को हम जिन लिखित ध्वनि संकेतों से प्रकट करते हैं वे लिपि है। जैसे हम उच्चारण करते हैं ए, ये हो गई ध्वनि, लेकिन ये इसका लिखित ध्वनि संकेत हो गया। जब हम उच्चारण करते हैं कै, तो ये इसकी ध्वनि हो गई और ये इसका लिखित ध्वनि संकेत हो गया। तो ये जो ए और कै वर्ण जिस लिपि में लिखे जा रहे हैं वह लिपि देवनागरी लिपि है। यानी हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे यदि हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की लिपि है रोमन। यदि हम पंजाबी की बात करें तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी लिपि। यदि हम उर्दू की बात करें तो उर्दू की लिपि है फारसी। इस तरह हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उसको लिखा जाता है, और हिंदी की लिपि है देवनागरी। देवनागरी में हिंदी के साथ साथ संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं को भी लिखा जाता है। यानी नेपाली, मराठी, संस्कृत और हिंदी इन सभी की एक ही लिपि है देवनागरी। इनमें देवनागरी के वर्ण ही काम में लिए जाते हैं। प्राचीन भारत में 3 लिपियां प्रचलित थी। पहली सिंधु घाटी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि और तीसरी ब्राह्मी लिपि। इनमें से देवनागरी का जो संबंध है वो ब्राह्मी लिपि से है। जहां तक सिंधु घाटी लिपि की बात है, ये मूल रूप से चित्राक्षर लिपि थी, लेकिन इसमें चित्राक्षर और ध्वन्याक्षर लिपि दोनों का मिश्रण था। ये उत्तर पश्चिमी भारत में काम में ली जाती थी और इसका प्रचलन लगभग 400 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। खरोष्ठी लिपि, इसकी मूल विशेषता ये थी कि ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी इस तरफ से इस तरफ लिखी जाती थी, और लगभग 1000 साल तक इसका प्रयोग भी उत्तर पश्चिमी भारत में होता रहा। अब जो ये तीसरी लिपि है ब्राह्मी लिपि, ये इन दोनों लिपियों से अधिक व्यापक थी, अधिक विस्तृत थी, और इसका विकास वैदिक काल की किसी लिपि से हुआ था। डॉक्टर राजबली पांडेय का ये मानना है कि ब्राह्मी लिपि का जो विकास है वह ब्रह्म यानी वेद की रक्षा के लिए हुआ था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसका जो ब्राह्मी लिपि का जो विकास है या उत्पत्ति है वह ब्रह्मा से, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म नामक आचार्य से हुआ, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मण वर्ग से हुआ है। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 कालों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। ये काल वैदिक काल से शुरू होता है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक चलता है। दूसरा है बौद्ध काल, यानी भगवान बुद्ध के समय का काल। इसमें ब्राह्मी के जो अक्षर है वो गोल आकार लेने लग गए थे। और तीसरा जो काल है वह है गुप्त काल। इस गुप्त काल के आरंभ में ही, यानी 4ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास, इससे कई भारतीय लिपियों का विकास हुआ। गुप्त काल के आरंभ में ही इसके 2 रूप हो गए, दक्षिणी और उत्तरी।
इस ब्राह्मी के दक्षिणी रूप से शुरुआत में तमिल और तेलुगु लिपियों का विकास हुआ और बाद में मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ, जबकि इस उत्तरी रूप से ब्राह्मी के इस उत्तरी रूप से गुप्त लिपि का विकास हुआ और यही गुप्त लिपि पूरे गुप्त साम्राज्य में काम में ली जाती थी। गुप्त लिपि में गुप्त काल में ही इसके अक्षरों पर शिरोरेखा बनने लग गई थी और उसके साथ ही स्वरों की जो मात्राएं हैं वे भी स्पष्ट होने लगी थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका लिपि निकली, सिद्ध मातृका लिपि, जिसका व्यवहार कश्मीर से लेकर वाराणसी तक के एक विशाल प्रदेश में होता था। कालांतर में यानी उसके बाद कुछ वर्षों बाद इस सिद्ध मातृका लिपि के जो अक्षर थे, जो वर्ण थे, उनकी कुटिलता या वक्र होने के कारण इसे कुटिल लिपि या कुटिलाक्षरा लिपि कहा जाने लगा, कुटिलाक्षरा लिपि कहा जाने लगा। फिर लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास इसी कुटिल या कुटिलाक्षरा लिपि से जो है वो देवनागरी और अन्य उत्तर भारतीय लिपियों का उद्भव हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में मिलता है, जिनका समय 7वीं 8वीं शताब्दी माना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये देवनागरी शब्द, ये नाम पड़ा कैसे? इसके बारे में विभिन्न मत प्रचलित है, जिनमें से प्रमुख मत ये है कि इसकी शुरुआत गुजरात से हुई और गुजरात का जो पंडित वर्ग है, जो नागर ब्राह्मण है, वो इसका प्रयोग करते थे, इसीलिए इसे नागरी कहा गया। और देव भाषा संस्कृत में प्रयुक्त होने से इसमें देव शब्द भी जुड़ गया और नाम पड़ा देवनागरी। एक अन्य मत यह भी है कि देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत चिन्ह बनाए जाते थे उन्हें देवनगर कहा जाता था और वो जो संकेत है वो इस लिपि से मिलते जुलते थे, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया। एक और मत भी है, इसके अनुसार पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था और चंद्रगुप्त को देव, और उस देवनगर की भाषा होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। तो इस संबंध में ये कई सारे मत हैं, लेकिन आज यह देवनागरी लिपि पूरे हिंदी प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र और नेपाल की लिपि है। धन्यवाद।